Good morning students. Our today's topic is PN junction diode. तो यहाँ पर हम इस लेक्चर में जो है PN जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर एक दिखाया गया है, दिस इज द सिंबल फॉर PN जंक्शन डायोड। तो यहाँ पर जो ये ट्रेंगुलर वाला पार्ट है, ट्रेंगल वाला पार्ट है, इट रिप्रेजेंट टू P टाइप मटेरियल एंड दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट टू N टाइप मटेरियल। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अगर मान लो देखो इसमें हमने P टाइप और N टाइप मटेरियल को ज्वाइन करके डायोड बनाया है। तो अगर हमें डायोड बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक P टाइप और एक N टाइप मटेरियल को अगर हम कंबाइंड कर दें तो जो है एक डायोड बनता है। ठीक है, तो यहाँ मैं पहले ही एक चीज क्लियर कर दूं कि सिंपली अगर हमें डायोड बनाना है तो ऐसे नहीं करेंगे कि एक N टाइप मटेरियल ले लिया और एक P टाइप मटेरियल ले लिया और उनको आपस में ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन मतलब उसको जैसे या तो मतलब चिपका दिया या कुछ इस तरह से ज्वाइन कर दिया। ऐसा जब फिजिकली इस तरह से ये ज्वाइन नहीं होते हैं। इनको ज्वाइन कर डायोड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक सपोज हमने एक N टाइप सबस्ट्रेट ले लिया है ना, N टाइप या P टाइप पूरा एक सबस्ट्रेट ले लिया और उसके हाफ पार्ट में, जैसे कि अगर हमने N टाइप लिया है तो उसके हाफ पार्ट में क्या करते हैं, P टाइप मटेरियल की डोपिंग करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, हाफ पार्ट तो N टाइप बन जाता है और हाफ पार्ट P टाइप बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से डायोड बनता है। तो जब ये बन गया है डायोड तो फिर क्या होता है, जैसे हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। हमने लास्ट लेक्चर में डिफ्यूजन प्रोसेस पढ़ा था। तो डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो डिफ्यूजन क्या होगा कि N टाइप में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी है और P टाइप में होल्स की मेजॉरिटी है। तो N टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो P टाइप में आने की कोशिश करेंगे और जो P टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, N टाइप में जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो होगा क्या, जो P टाइप के जो होल्स हैं वो डिप्लीशन यहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर बीच में सेंटर में एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाती है। और इस डिप्लीशन लेयर में क्या होता है कि जो P टाइप के जो होल्स जो इधर आने की कोशिश करते हैं ना, वो यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। ठीक है, और N टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो P टाइप की इस साइड इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो चार्जेस होते हैं दे आर इमोबाइल चार्ज कैरियर्स, यानी कि इमोबाइल का मतलब ये मूव नहीं करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे जो है इनका जो फर्दर मूवमेंट होता है वो ब्रेक हो जाता है, वो रुक जाता है। यानी कि उसके बाद जब ये डिप्लीशन लेयर हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी, तो क्या होगा, जैसे कि अगर उसके बाद भी अगर N टाइप के इलेक्ट्रॉन्स P टाइप में जाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इनको रिपेल कर देंगे, ये इनको नहीं जाने देंगे। ठीक है, अच्छा इसी तरह P टाइप के जो होल्स हैं वो इधर N टाइप में जाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ के जो होल्स हैं डिप्लीशन लेयर के होल्स इनको वापस रिपेल कर देंगे, तो ये इसमें नहीं आगे जाने देंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ पर डिप्लीशन लेयर के अंदर देखो यहाँ पर इस डायग्राम में हम देखेंगे तो दिस इज द डिप्लीशन लेयर। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस तरफ यहाँ पर जो होल्स हैं तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव पोलैरिटी है और यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं N टाइप तो यहाँ पर इसकी नेगेटिव पोलैरिटी है। तो यहाँ पर एक क्या होता है, एक वोल्टेज या फिर हम कह सकते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो और इसको क्या बोलते हैं, इसको वोल्टेज को नाम देते हैं, दिस वोल्टेज इज नोन एज बैरियर वोल्टेज। ठीक है, बैरियर क्यों होती है, क्योंकि ये इसको फर्दर मूवमेंट को रोकते हैं, इसलिए इसका नाम दिया हुआ है बैरियर वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सपोज D इज द विड्थ ऑफ द ये डिप्लीशन लेयर। ठीक है, तो जो आधी विड्थ है इसको बोलते हैं DN और इसको जो आधी विड्थ है इसको DP। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो होल्स हैं, सपोज यहाँ ये होल्स हैं, ये क्या है, दिस इज द डोनर। ठीक है, जो हमने पढ़ा था ना उसमें डोनर लेवल होता है, एक्सेप्टर लेवल होता है। तो ये जो दीज आर द डोनर एटम्स और यहाँ पर ये जो है ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है दीज आर द एक्सेप्टर एटम्स। ओके, तो अब इसके बाद अगर मान लो हमने इसको, नेक्स्ट है कि अगर हमने इसको फॉरवर्ड बायस कर दिया, है ना। फॉरवर्ड बायस कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना, हमने एक पॉजिटिव
पी टाइप मटेरियल को लगाना है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप मटेरियल को लगाना है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, तो P को पॉजिटिव से, N को नेगेटिव से, तो ये डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो जब अगर हम इसमें फॉरवर्ड बायस करते हैं डायोड को, तो क्या होता है, ये जो विड्थ होती है मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो P टाइप में जो होल्स हैं उनको क्या मिल रहा है, एक फोर्स लग रहा है यहाँ से पॉजिटिव, जो यहाँ पर हमने वोल्टेज सप्लाई दे रखी है, इससे होल्स को क्या मिल रहा है, एक फोर्स मिल रहा है। फोर्स किस डायरेक्शन में मिल रहा है, इस डायरेक्शन में, एन टाइप की तरफ। तो क्या होगा कि इनको और एनर्जी मिल जाएगी, तो क्या होगा कि और जो है ज्यादा से ज्यादा जो होल्स हैं पी टाइप में वो एन टाइप की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सिमिलरली जो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी जो है बैटरी के एन नेगेटिव टर्मिनल से जो है फोर्स मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है, तो ये भी जो है और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे। तो होगा क्या कि जो डिप्लीशन लेयर है इसकी विड्थ मतलब अब और भी ज्यादा जो है डिफ्यूजन प्रोसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो क्या होगा कि ये जो डिप्लीशन लेयर है ना, इसकी विड्थ पहले तो इसमें मतलब सपोज डिप्लीशन लेयर किस चीज पे डिपेंड करती है, इसके मतलब कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर जब जैसे ही एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप में जाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आधे तो कुछ तो यहाँ रिकम्बाइन हो जाएंगे, तो रिकम्बाइन हो जाएंगे तो इसकी जो लेयर है डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम ये वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे और भी ज्यादा बढ़ाएंगे तो इसकी डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो और भी ज्यादा नैरो होती जाएगी या फिर कम होती जाएगी। ठीक है, तो और ये होगा तो करंट बढ़ता जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट है, अगर हम इसको रिवर्स बायस में कर दें तो देखा होगा इसमें रिवर्स बायस में इजीली समझ में आ जाएगा। रिवर्स बायस में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पी टाइप मटेरियल को हमें करना है इस बैटरी के एन टर्मिनल से ज्वाइन करना है और एन टाइप मटेरियल को किससे ज्वाइन करना है, हमें बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन करना है। ठीक है, तो क्या होगा, अब यहाँ के जो पी टाइप के जो पी टाइप में क्या है, होल्स की मेजॉरिटी है और इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, डिफिशियंसी है। तो यहाँ से जो फोर्स मिलेगा पी टाइप में वो किसको फोर्स मिलेगा, किसको एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी एनर्जी। तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कुछ ही वो जाने की कोशिश करेंगे, तो वो कुछ वहां पर जाने की कोशिश करेंगे, यानी कि बहुत ही कम है संख्या। इसी तरह जो एन टाइप में जो है यहाँ पर क्या है, होल्स की कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो होल्स भी इधर जाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि यहाँ पर जा नहीं पाएंगे और ये जो है कहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे, ये धीरे धीरे कलेक्ट होते चले जाएंगे यहाँ पर, ये बैरियर वोल्ट में यहाँ पर डिप्लीशन लेयर में यहाँ पर कलेक्ट होते जाएंगे। और क्या होगा कि इस डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो कहने का मतलब है यहाँ पर देख भी रहे होंगे पहले रिवर्स बायस में यहाँ पर एक एक एटम था, लेकिन रिवर्स बायस में क्या दिया, तो क्या हो गया यहाँ पर जैसे 3 एटम हो गए, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 3 तो यहाँ पर तो देख पाएंगे कि इसकी विड्थ फॉरवर्ड के कंपेयर में बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए जब रिवर्स बायस करते हैं तो इसकी डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ज्यादा होती है तो इससे क्या होता है, तो इसमें यानी कि और फर्दर मूवमेंट को जितनी ज्यादा इसकी विड्थ होगी उतना ही ज्यादा यहाँ से यहाँ पर आने में उनको प्रॉब्लम होगी, यानी कि दिस इज कॉल्ड ए बैरियर। तो एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मान लो ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा पार्टीशन है ना, तो जितना ज्यादा पार्टीशन होगा उतनी ही ज्यादा इनको यहाँ से यहाँ पर क्रॉस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स मतलब होल्स को एन टाइप में आने के लिए क्या है, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है ना। नहीं, अगर इतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी तो वो नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो जितनी कम विड्थ होगी उतनी ही कम एनर्जी से यहाँ पर चले जाएंगे। लेकिन इसीलिए क्या होता है कि इसलिए रिवर्स बायस में जो है करंट होता है वो बहुत कम होता है, यानी किसकी वजह से करंट फ्लो होगा, ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं ना पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स और एन टाइप में होल्स, तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इनकी वजह से ही करंट फ्लो होता है और वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है और उनको बोलते हैं सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम देखें
तो हम बात करेंगे इनकी IV कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, तो IV कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें तो हम यहाँ पर VI कर्व ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर X एक्सिस पे लिया है हमने वोल्टेज और Y एक्सिस पे लिया हुआ है करंट। ठीक है, तो यानी कि ये वाला जो रीजन है, जैसे फॉरवर्ड बायस में देखें तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि देखो यहाँ पर ये दिस इज 0 वोल्टेज। जब तक 0 वोल्टेज का मतलब जब तक हमने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं की हुई है। ठीक है, तो और फिर उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी वोल्टेज अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ी, जैसे कि मान लो हमने स्टार्ट किया 0.1 वोल्टेज है ना, 0.1 की, फिर 0.2 की, 0.3 की, 0.4 की, 0.5। तो जब तक अप्लाइड वोल्टेज जो बायस वो बैरियर वोल्टेज होती है ना, जो वहाँ पर जो डिप्लीशन लेयर के वहाँ पर फॉर्म होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, वहाँ वोल्टेज डेवलप होती है, तो दैट इज नोन एज द बैरियर वोल्टेज। तो जब तक जो अप्लाइड वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से कम रहती है, दोबारा सुनेंगे, जब तक अप्लाइड वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से कम रहती है तब तक जो है डायोड में क्या हो, कोई करंट फ्लो नहीं होता, लगभग नेग्लिजिबल करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखेंगे बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, जैसे ही इस वोल्टेज को बोलते हैं बैरियर वोल्टेज बोलते हैं या फिर नी वोल्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो नी वोल्टेज से जैसे ही अप्लाइड वोल्टेज एक्सीड करेगी, तो सपोज यहाँ पर ये डिपेंड करता है मटेरियल टू मटेरियल। ठीक है, तो अगर मान लो जैसे कि ये सपोज ये वोल्टेज देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जर्मेनियम के लिए वोल्टेज कितनी होती है, 0.3 वोल्टेज होती है, और सिलिकॉन के लिए कितनी होती है नी वोल्टेज, 0.7 वोल्टेज होती है। तो जैसे ही अप्लाइड वोल्टेज नी वोल्टेज से ज्यादा होती है, जैसे कि अगर हम सिलिकॉन की बात करें, जैसे ही अप्लाइड वोल्टेज 0.7 वोल्ट से ज्यादा होगी तो ये करंट इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। ये किस तरीके से बढ़ रहा है, दिस इज इट इंक्रीज एक्सपोनेंशियली बढ़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन जब हम इसको रिवर्स बायस करते हैं तो रिवर्स बायस में चाहे नी वोल्टेज हो चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होता। ठीक है, नहीं होता इन द सेंस करंट बहुत कम फ्लो होता है, और जो भी करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से फ्लो होता है, दिस करंट फ्लोज आर ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से इस करंट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीकेज करंट। और दैट करंट इज, मैंने बताया था कि कांस्टेंट होती है लगभग, तो ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखा है सिलिकॉन, देखो इसमें जो फॉरवर्ड बायस में जो करंट फ्लो होती है वो मिली एम्पियर की रेंज में होती है, लेकिन जो रिवर्स बायस में करंट फ्लो होती है वो बहुत कम होती है, माइक्रो एम्पियर में। तो सिलिकॉन के लिए जो करंट फ्लो होती है दैट इज लेस देन 20 माइक्रो एम्पियर, और जर्मेनियम के लिए कितनी होती है, दिस इज लेस देन 50 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, पर देखो एक टाइम आएगा, जैसे जैसे हम ये वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं, सपोज 0 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बढ़ाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ेंगे उतनी ज्यादा विड्थ बढ़ती जाएगी। तो एक किसी भी चीज की एक वो होती है, क्षमता होती है कि वो कब तक उस वोल्टेज को या किसी भी चीज को उसको जो है बियर कर पाएगा। तो एक टाइम के बाद जो होती है वो डिप्लीशन लेयर ब्रेक हो जाती है। अब ब्रेक हो जाती है तो क्या होता है, यानी कि ब्रेक होने के बाद कोई डिप्लीशन लेयर नहीं है, अब कोई भी जो है उसकी डिप्लीशन रीजन ही कुछ नहीं बचा, तो एकदम से क्या होता है, बहुत एक्सेस अमाउंट में करंट फ्लो होती है। तो दिस इज नोन एज, इसको बोलते हैं दिस इज ब्रेक डाउन और एवलांच रीजन। ठीक है, तो ये कब फ्लो होती है, जब जो है कोई भी कब होती है ये, जब जो है एकदम से जो है डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो है वो डिप्लीशन लेयर रीजन ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर अभी मैंने बताया कि जो है इसमें फॉरवर्ड बायस में जो करंट फ्लो होती है वो एक्सपोनेंशियली फ्लो होती है, एक्सपोनेंशियली। तो कैसे पता चला, उसके लिए एक इक्वेशन है, तो इक्वेशन हम देखेंगे
तो देखो जो नेट करंट है, करंट डेंसिटी अक्रॉस पीएन जंक्शन डायोड हैज 4 कंपोनेंट, 4 करंट तरह की करंट फ्लो होती है, ठीक है। हमने इनको नाम दे दिया, दिस इज I1, I2, I3 एंड I4। तो I1 कौन सी करंट है? दिस इज द करंट फ्लो ड्यू टू द मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम N टाइप टू P टाइप, ठीक है। N टाइप से P टाइप की तरफ मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट फ्लो होती है, दैट करंट इज नोन एज I1 करंट, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन होगी करंट की, वो कहाँ से कहाँ तक होगी? P टाइप से N टाइप की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से अपोजिट होती है, दैट्स वाई जो है इसकी करंट की जो डायरेक्शन होगी वो P टाइप से N टाइप की तरफ होगी। और जो I2 करंट होगी, I2 करंट क्या होती है? दिस करंट फ्लो ड्यू टू द माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम P टाइप टू N टाइप and the direction of current I2 will be from N to P type, ठीक है। इसमें भी देखो अपोजिट हो गई है, क्योंकि माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, और इसकी जो करंट फ्लो होगी क्या था? P टाइप टू N टाइप की वजह से, ठीक है। क्योंकि P टाइप में माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये P टाइप से N टाइप की तरफ होती है, और इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगी? N से P टाइप की तरफ। और I3 करंट क्या है? करंट फ्लो ड्यू टू मेजॉरिटी होल्स from P type to N type and direction of current I3 will be P to N type, क्योंकि होल्स की वजह से है, तो जिस डायरेक्शन में होल का मूवमेंट होगा करंट की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होगी। और I4 क्या है? I4 is the current flow due to the minority holes from N type to P type and direction of current will be from N to P type. The net current density flowing from P type to N type. तो हमने यहाँ पर करंट नेट करंट डेंसिटी निकाली है और उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रखी है, दैट इज फ्रॉम P टाइप टू N टाइप, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो I1 और I3 पॉजिटिव साइन और I2 और I4 का जो है नेगेटिव साइन होगा, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है और इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, लेकिन इनकी और इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग नेगेटिव साइन, ठीक है। Since I2 and I4 are the current due to minority charge carriers and it is not affected by the application of forward and reverse bias, क्योंकि I2 और I4 जो करंट फ्लो हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से हो रहे हैं। तो उन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे तो फॉरवर्ड बायस में हो चाहे वो रिवर्स बायस में, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से तो करंट जो होता है वो लगभग सेम होता है। तो I2 और I4 जो है इनको बोलते हैं, दिस इज और कॉल्ड सैचुरेशन करंट डेंसिटी एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज V, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम I1 के लिए एक्सप्रेशन देखें तो I1 के इसका एक्सप्रेशन एक्सपोनेंशियल हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? कांस्टेंट लगाया है हमने, दिस इज C1 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस Q VB माइनस V बाय KT। इसको हमने नाम दे दिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। C1 क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट, Q इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, VB इज बैरियर वोल्टेज एंड V इज अप्लाइड फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। सिमिलरली अगर हम I3 देखें तो I3 क्या होगा? यहाँ पर C2 अनदर कांस्टेंट, वी टेक अनदर कांस्टेंट C2 एक्सपोनेंशियल ऑफ प्लस Q क्या है? क्योंकि यहाँ पर होल्स की वजह से निकाल रहे हैं, ठीक है। प्लस Q VB माइनस V बाय KT, ठीक है। तो जब कोई एक्सटर्नल वोल्टेज हम नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा? V की वैल्यू क्या होगी? 0, ठीक है। तो हमने कुछ भी वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रखी, ना फॉरवर्ड कर रखी ना रिवर्स कर रखी है, तो V की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। तो उस केस में अगर हम देखें, उस केस में क्या होगा? इसमें लगा के देख लो, V की वैल्यू अगर हम इसमें निकालें तो I1 और I2 बराबर होगा और I3 इज इक्वल टू I4 होगा। तो सिंस I2 जो हमने I2 की तो I2 अगर हम निकालें तो I2 कितना होगा? I1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से I2 की एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज C1 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस Q VB बाई KT। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, V की वैल्यू हमने 0 ले ली है, तो इससे यहाँ पर हम C1 की वैल्यू निकालेंगे तो C1 कितना हो जाएगा? I2 एक्सपोनेंशियल ऑफ Q VB बाई KT। इसी तरह यहाँ पर C1 की जो वैल्यू निकली है इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में और यहाँ से हम I1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो I1 कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू I2 एक्सपोनेंशियल ऑफ Q VB बाई KT इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस Q VB माइनस V बाई KT, ठीक है। इसको ओपन अप कर लेना, देखो Q VB बाई KT यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पर ये माइनस में माइनस Q VB बाई KT, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा? I1 इज इक्वल टू I2 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ Q V बाई KT। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली
I4 का सिंस I2 इज इक्वल टू I4, तो हम I4 की जगह क्या लिख सकते हैं, दिस इज C2 एक्सपोनेंशियल ऑफ प्लस क्यू वी बी बाई के टी, और C2 कितना हो जाएगा, I4 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस क्यू वी बाई के टी। अब यहाँ से C2 की वैल्यू जो है इक्वेशन 2 में पुट कर दो, और यहाँ से I3 की वैल्यू निकाल लो, तो कितना आ जाएगा, दिस इज I4 ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस क्यू वी बी बाई के टी इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ प्लस क्यू वी बी माइनस वी बाई के टी। अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, I4 एक्सपोनेंशियल ऑफ क्यू वी बाई के टी। अब इनकी वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I3, हमारी जो मेन इक्वेशन थी ना, इज इक्वल टू दिस इज I1 प्लस I3 माइनस I2 प्लस I4, इसमें पुट कर लेंगे, तो पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पुट कर लो, इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। यहाँ से I2 प्लस I4 को कॉमन ले लो, तो कितना आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ क्यू वी बाई के टी माइनस 1, और I2 प्लस I4 को I0 से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि ये जो I2 और I4 कौन सी करंट थी, ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट थी, और ये कांस्टेंट होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक I0 सैचुरेशन करंट जो है कांस्टेंट मान ली, ठीक है। और ये दिस इज I0 एक्सपोनेंशियल ऑफ क्यू वी बाई के टी माइनस 1। अब देखो इसमें हमने क्या करा है, के टी बाई क्यू, यहाँ पर जो के टी बाई क्यू है ना, इसको वी टी से रिप्रेजेंट कर दिया, तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो राइट, एंड हम इसको कभी कभी वी टी की फॉर्म में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू I0 एक्सपोनेंशियल ऑफ वी बाई वी टी माइनस 1। अब देखो इसके अंदर अगर हम इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं, तो फॉरवर्ड बायस में क्या होगा कि अगर अप्लाइड वोल्टेज यानी कि जो V है वो बहुत ज्यादा है के टी बाई क्यू से, या फिर VT से बहुत ज्यादा है अप्लाइड वोल्टेज, तो क्या होगा कि यहाँ पर QV बाई के टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, 1 से एक्सपोनेंशियल ऑफ QV बाई के टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी एक्सप्रेशन क्या होगी, I इज इक्वल टू I0 एक्सपोनेंशियल ऑफ QV बाई के टी, ये फॉरवर्ड बायस के लिए है, ठीक है। और इसी तरह अगर रिवर्स बायस में देखें तो रिवर्स बायस में क्या होगा, ये माइनस वी की वैल्यू कितनी होगी, ज्यादा होगी के टी बाई क्यू से, यानी कि एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस क्यू वी बाई के टी की वैल्यू क्या होगी, इज लेस देन 1। अगर ये लेस देन 1 होगी तो जो है इसको हम 1 के कंपेयर में नेग्लेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू माइनस ऑफ I0। तो रिवर्स बायस में यही कहते हैं ना कि सैचुरेशन करंट ही फ्लो होती है बहुत कम, तो इसलिए रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो होती है माइनस I0 इस रिलेशन से कांस्टेंट होती है, और फॉरवर्ड बायस में जो करंट फ्लो होती है ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है, ठीक है। तो यहाँ बस यहाँ का लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन।